हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं इनवर्स फंक्शन के बारे में। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हमारा इनवर्स फंक्शन है वो होता क्या है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि कोई भी फंक्शन है, उस फंक्शन का अगर हमें इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है तो उसके लिए कौन-कौन सी कंडीशनें हैं वो हमें फुलफिल करनी होगी। ठीक है? उसके बाद में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के जो फंक्शन हैं और उनके इनवर्स फंक्शन क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मान लेते हैं हमारे पास में कोई एक फंक्शन है, कोई मान लीजिए जैसे एक्स प्लस टू है। इस फंक्शन के अंदर जब हम एक्स की कोई वैल्यू रखते हैं, जैसे कि हमने रखा एक्स इक्वल्स टू वन, तो इस फंक्शन का हमारे पास में सॉल्यूशन क्या आया? आप कहेंगे सॉल्यूशन हमारे पास में आया थ्री। तो दोस्तों, इस फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन कुछ ऐसा होना चाहिए कि अगर उसमें हम एक्स की वैल्यू थ्री रखें तो हमारे पास में जो रिजल्ट है वो आना चाहिए वन। है ना? इसको मैं एक एग्जांपल देकर और समझाता हूँ। दोस्तों, मान लीजिए हमारे पास में कोई दो सेट हैं, सेट ए है एंड सेट बी है। सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ वन टू थ्री फोर से रिप्रेजेंट करता हूँ। इसी प्रकार से हमारा जो सेट बी है उसके अंदर जो एलिमेंट है उसको मैं ए बी सी डी से रिप्रेजेंट करता हूँ। है ना? अब सेट ए से बी के अंदर एक रिलेशन बन रहा है और वो रिलेशन किसी फंक्शन के द्वारा दिखाया जा रहा है। अब अगर क्या हो, हमें सेट बी से सेट ए के अंदर रिलेशन दिखाना हो और उसमें भी हमारा जो एलिमेंट ए है उसका हमें रिलेशन दिखाना है वन के साथ, तो उसके लिए भी हमें एक फंक्शन की जरूरत होगी। तो मान लेते हैं ये हमारा जो फंक्शन है उसको मैं जी एक्स से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो ये जी एक्स है, ये एफ एक्स का रिवर्स फंक्शन है, उसको वापस अपनी स्टार्टिंग पोजिशन में लेकर आ रहा है ना? यानी कि उसको रिवर्ट कर रहा है, उसको इन्वर्स कर रहा है ना? इसी कारण जी एक्स को क्या कहेंगे? हमारे इस फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन कहेंगे, जिसको हम f की पावर माइनस वन एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है? तो दोस्तों, ये तो बात हुई इन्वर्स फंक्शन की। अब जरा समझते हैं कि कोई भी फंक्शन है, उसका अगर हमें इन्वर्स फंक्शन फाइंड करना हो तो हमें किन किन कंडीशनों को फॉलो करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री। इसका हमें इन्वर्स फंक्शन फाइंड करना है। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे हमारे पास में कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू, मान लेते हैं एक्स स्क्वायर है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। एंड थर्ड फंक्शन हमारे पास में कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मान लेते हैं, जैसे साइन थीटा कोस थीटा है। ठीक है? तो इनके जो इन्वर्स फंक्शन है वो किस तरह से हम फाइंड करेंगे। तो दोस्तों, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन फाइंड करना है तो हमें तीन स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा? हमारे पास में जो भी फंक्शन दे रखा है उसको y के बराबर रखेंगे, यानी कि y इक्वल्स टू एफ एक्स रखेंगे। सेकेंड स्टेप क्या रहेगा? हमें x की जगह y को रिप्लेस करना है, y की जगह x को रिप्लेस करना है। एंड थर्ड स्टेप क्या होगा? यहाँ से हमारे पास में एक इक्वेशन आएगी, उस इक्वेशन से y की वैल्यू फाइंड करनी है और वही y की वैल्यू हमारी इन्वर्स फंक्शन को शो करेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री के लिए। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा? हमें रखना है y इक्वल्स टू एफ एक्स के बराबर, यानी कि y इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री के बराबर। सेकेंड स्टेप हमारा क्या रहेगा? हमें करना है x को y से रिप्लेस करना है एंड y को x से रिप्लेस करना है। तो जरा कीजिए यहाँ पर, यहाँ करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगी x इक्वल्स टू वाई प्लस थ्री वैल्यू आ जाएगी। है ना? थर्ड स्टेप हमारा क्या रहेगा? थर्ड स्टेप रहेगा हमें इस इक्वेशन से y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y की वैल्यू हमारे पास में आई y इक्वल्स टू एक्स माइनस थ्री, और y की यही वैल्यू हमारे इन्वर्स फंक्शन को शो करेगी। तो आप क्या कहेंगे? अगर हमारा जो फंक्शन है वो बराबर है x प्लस थ्री के बराबर, तो इसका जो इन्वर्स फंक्शन है वो किसके बराबर होगा? x माइनस थ्री के बराबर। अब इनके ग्राफ बनाकर और देखते हैं कि हमने जो अभी तक किया है क्या वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है? एंड इस डायरेक्शन में आ गया हमारा वाई एक्सिस। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री के लिए। तो आप यहाँ देखेंगे जब हम x की वैल्यू जीरो रखते हैं तो y की वैल्यू हमारी आती है थ्री। जब x की वैल्यू हम रखते हैं माइनस थ्री तब हमारा y की वैल्यू जीरो आती है। तो इसका ग्राफ है वो कुछ हमारे पास में इस तरह से बनेगा। अब देखते हैं इसके इन्वर्स फंक्शन है उसका ग्राफ क्या बनेगा। इन्वर्स फंक्शन हमारे पास में है x माइनस थ्री। तो यहाँ पर जब हम x की वैल्यू जीरो रखेंगे, x की वैल्यू जब आप जीरो रखोगे तब हमारे पास में y की वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस थ्री आ रही है। माइनस थ्री आ रही है यानी कि यहाँ पर कट करेगा। जब आप x की वैल्यू प्लस थ्री रखोगे तब हमारा y की वैल्यू जीरो आएगी। तो हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनकर आएगा। अब दोस्तों, इन दोनों ग्राफ के लिए एक चीज़ आप देख रहे हो, हमारी x की कोई भी एक वैल्यू है उसके लिए हमारा जो y है उसकी एक ही वैल्यू आ रही है।
यहाँ पर हम अगर फंक्शन f(x) के लिए देखें, तो अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं, तो हमारी इस फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाती है? 4 आ जाती है ना? जब आप x की वैल्यू 2 रखोगे, तो हमारे पास में जो सॉल्यूशन है वो अपने पास आएगा 5 आएगा, 3 रखेंगे तो 6 आएगा, है ना? और 4 रखोगे तो अपने पास 7 आ जाएगा। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? हमारे किसी एक नंबर के लिए हमारे पास में यहाँ एक ही नंबर के साथ यहाँ रिलेशन बन रहा है। यानी कि x की एक वैल्यू के लिए फंक्शन का एक ही सॉल्यूशन अपने पास आ रहा है। इसी प्रकार से हम देखते हैं अपने इन्वर्स फंक्शन के लिए। तो अगर हम x की वैल्यू 4 रखते हैं, x की वैल्यू 4 रखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन कितना आता है? 1 आता है। यहाँ रख के देखिए आप। तो यहाँ पर इन्वर्स फंक्शन है वो क्या कर रहा है? 4 से वापस 1 की तरफ लेकर जा रहा है ना? जब आप इसमें 5 वैल्यू रखोगे तो आपके पास सॉल्यूशन कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो इन्वर्स फंक्शन में जब आप 5 रखोगे तो वापस सॉल्यूशन कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। 6 रखेंगे तो अपने पास 3 आ रहा है। 7 रखेंगे तो अपने पास 4 आ रहा है। यानी कि सेट ए से बी के अंदर हमारा जो फंक्शन जो रिलेशन बना रहा था, हमारा जो इन्वर्स फंक्शन है, वो उन्हीं सेटों के अंदर एक विपरीत यानी कि एंटी रिलेशन है वो बना रहा है। यानी कि हमारे फंक्शन को वापस अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में लेकर आ रहा है ना? तो यहाँ पर हमारा जो इन्वर्स फंक्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल डिफाइन, ठीक है? अब ज़रा देखते हैं, अगर हमारा फंक्शन f(x) इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हो, तो उस कंडीशन में हमारा जो इन्वर्स फंक्शन है वो डिफाइन होगा या नहीं होगा। दोस्तों f(x) इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का इन्वर्स फंक्शन फाइंड करने के लिए हम इन्हीं 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या रहेगा? हमें रखना है y इक्वल्स टू f(x) के बराबर यानी कि एक्स स्क्वायर के बराबर रखना है। स्टेप 2 क्या रहेगा? x को y से रिप्लेस करना है एंड y को x से रिप्लेस करना है। तो जरा कीजिए रिप्लेस, हमारे पास में आ जाएगा x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। तो इस इक्वेशन से हमें फाइंड करनी है y की वैल्यू। तो y की वैल्यू अगर आप फाइंड करेंगे तो थर्ड स्टेप हमारे पास में क्या आ जाएगा? y इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर x, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो अब जरा चेक करते हैं कि y इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर x ये हमारा इन्वर्स फंक्शन है या नहीं। देखिए यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है ये है हमारा एक्स स्क्वायर, है ना? और जो इन्वर्स फंक्शन यहाँ आ रहा है वो है अपना प्लस माइनस अंडर एक्स। तो इनके ग्राफ बनाकर देखते हैं कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा जो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या बनेगा। तो देखिए ये एक पैराबोला की इक्वेशन है, तो इसका ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है? ये अपना है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अब देखते हैं हमारे इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ, और इन्वर्स फंक्शन हमारा है y इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर एक्स। तो इसका ग्राफ अगर हमें बनाना है तो हम लिखेंगे वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। तो हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है? अब दोस्तों दोनों ग्राफ से ये समझने का प्रयास करते हैं कि क्या हमारा ये फंक्शन है वो डिफाइंड है या नहीं है ना? तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं हमारी एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के लिए। अब दोस्तों इस ग्राफ में देखिए, आप यहाँ पर x की 2 वैल्यू रख रहे हो। जैसे कि आपने रखा x की वैल्यू -1 और आपने रखा अगर +1, तो दोनों कंडीशन के लिए हमारे जो y है, y की एक ही वैल्यू आ रही है। आ रही है, नहीं आ रही? देखो यहाँ पर, अगर इस इक्वेशन के अंदर f(x) इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर में अगर आप x इक्वल्स टू +-1 रखेंगे, उस कंडीशन में हमारा जो फंक्शन है यानी कि y की वैल्यू है वो किसके बराबर आएगी? आप कहेंगे 1 के बराबर ही आएगी। इसी प्रकार से अगर हम रखें x इक्वल्स टू +-2 रखें, तब भी हमारा जो y है, y की वैल्यू कितनी आएगी? +-2 रखोगे तो आंसर आएगा 4 आएगा, है ना? इसी प्रकार से x इक्वल्स टू प्लस-माइनस आप 3 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 9 आएगी। तो यानी कि x की 2 वैल्यू के लिए हमारी y की एक वैल्यू यहाँ आ रही है। आ रही है ना? तो यहाँ पर जब हम रिलेशन बनाएँगे, तो हमारा जो फंक्शन है वो किस तरह से वर्क करेगा कि अगर हम x की वैल्यू 0 रखेंगे, तो हमारे पास सॉल्यूशन कितना है? 0 ही आएगा। इसी प्रकार से हम जब x की 2 वैल्यू यानी कि +1 और -1 रखेंगे, तो उस कंडीशन में हमारा जो सॉल्यूशन है वो +1 आएगा। जब हम रखेंगे x की वैल्यू -2 और +2 रखेंगे, तो हमारे पास सॉल्यूशन कितना आएगा? 4 आएगा। यही है ना? और ये इसी तरह से हमारा ये फंक्शन है वो वर्क कर रहा है। अब देखते हैं इन्वर्स फंक्शन के लिए। तो हमारा जो इन्वर्स फंक्शन है वो किसके बराबर है? y इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर एक्स है। हम x की कोई वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास में y के 2 सॉल्यूशन आ रहे हैं, है ना? अगर हमने x की वैल्यू 0 रखी तो यहाँ पर हमारा जो इन्वर्स फंक्शन है वो रिलेशन बना रहा है 0 का 0 के साथ, यहाँ बन रहा है भाई, ठीक है? जब हम 1 रखेंगे तो हमारे पास में 2 सॉल्यूशन आ जाएँगे, +1 एंड -1, ये भी सही है, ठीक है? यहाँ बन रहे हैं 2 रिलेशन। अगर हम 2 रखें, 2 रखेंगे तो हमारे पास में क्या सॉल्यूशन आएँगे? y इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर 2। तो यहाँ हमारे पास एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको।
देखिए हमारा जो फंक्शन है और इन्वर्स फंक्शन है वो क्या है? हमारे पास में कोई 2 सेट है, सेट ए है एंड बी है। सेट ए के एलिमेंट का बी के साथ हम कोई एक रिलेशन बना रहे हैं और वो रिलेशन हम किसी फंक्शन के द्वारा डिफाइन कर रहे हैं। इस फंक्शन में जब हम सेट ए से कोई वैल्यू जैसे 1 रखी और हमारे पास में सॉल्यूशन है बी सेट के अंदर कोई मान लीजिए 2 आ रहा है ना? तो इस फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन क्या होना चाहिए कि अगर उस इन्वर्स फंक्शन के अंदर हम वैल्यू 2 रखें तो हमारे पास में सॉल्यूशन है वो कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर जब हम सेट बी से सेट ए के अंदर वापस से रिलेशन बना रहे हैं, तो हमारे पास वापस से वो नंबर नहीं आ रहे हैं, जैसा हमारे पास जो प्रीवियस फंक्शन के लिए आ रहा था। यहाँ पर हम जब x की वैल्यू 1 रखते थे, तो हमारे पास में सॉल्यूशन आ रहा था 4 आ रहा था, है ना? और जब हम इसकी वैल्यू 4 रख रहे थे, x की वैल्यू जब आप 4 रख रहे थे, तो हमारे पास में इसका सॉल्यूशन 1 आ रहा था। तो हमारा इन्वर्स फंक्शन और जो फंक्शन है, दोनों ही डिफाइन हो रहे थे। जबकि हम एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखें तो इसमें हमारी जैसे नेगेटिव वैल्यू है जैसे -1 है -2 -3 वो इस सेट के अंदर कहाँ डिफाइन करेंगे डिफाइन हो ही नहीं रही है ना। जबकि यहाँ पर स्टार्टिंग के अंदर हमारा एक्स है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के लिए था, परंतु इस वाले ग्राफ के लिए जब आप देखोगे तो वो सिर्फ प्लस इन्फिनिटी के लिए ही है ना। तो यहाँ पर हमें कुछ कंडीशनें हैं जिनको हमें समझना पड़ेगा कि कौन से फंक्शन है जिनको हम इन्वर्स फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और किनको नहीं कर सकते। दोस्तों हमारा कोई भी फंक्शन है उसका हम इन्वर्स फंक्शन है वो निकाल सकते हैं अगर ये 2 कंडीशनें फुलफिल हो। हमारा जो फंक्शन है वो होना चाहिए 1 टू 1 फंक्शन होना चाहिए, 1 टू 1 फंक्शन होना चाहिए। सेकंड क्या है? ऑन टू फंक्शन होना चाहिए, ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। अब आप कहोगे भाई ये 1 टू 1 और ऑन टू फंक्शन ये क्या बना है भाई? तो चलो भाई इनको समझते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों सबसे पहले समझ लेते हैं हमारा 1 टू 1 फंक्शन क्या है। तो मान लेते हैं हमारे पास में कोई 2 सेट है, सेट ए एंड बी। सेट ए के अंदर हमारा जो एलिमेंट है वो मान लेते हैं जैसे 1 2 3 4 5 है, ठीक है। सेट बी है उसके अंदर हमारे जैसे एलिमेंट है 4 5 6 7 8। तो दोस्तों 1 टू 1 फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हर एक इनपुट के लिए हमारे पास में कोई एक यूनिक आउटपुट होता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं अपने एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 3। यहाँ पर आप एक्स की कोई भी वैल्यू रखेंगे हमारे पास में एक यूनिक आउटपुट आएगा। जैसे कि आपने रखा एक्स इक्वल्स टू 1 रखा तो आपके पास आउटपुट आया वाई इक्वल्स टू 4 आया। एक्स इक्वल्स टू 0 रखोगे तो वाई इक्वल्स टू 3 आया। एक्स इक्वल्स टू आप -1 रखोगे तो वाई इक्वल्स टू कितना आया आपके पास में 2 आया। तो एक्स की हर एक वैल्यू के लिए आपके पास एक यूनिक आउटपुट आ रहा है। जैसे आप 2 रखोगे तो 5 आ गया, आपने 3 रखा तो 6 आ गया, है ना। 5 रखा तो आपके पास में 8 आ गया। हर एक एलिमेंट के लिए एक यूनिक आंसर आ रहा है। दूसरी चीज़ क्या है? यहाँ पर हमारा जो डोमेन है इसे हम बोलते हैं डोमेन और इसे हम बोलते हैं कोडोमेन। हमारा जो डोमेन है, डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए कोड डोमेन के अंदर एक रिलेशन होगा, यानी कि हमारा कोड डोमेन है वो खाली नहीं होगा, पूरा भरा रहेगा। हमारा जो ए सेट है उसके हर एक एलिमेंट का बी के साथ कोई ना कोई रिलेशन जरूर होगा। अब जरा एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास में कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आप x की कोई एक वैल्यू रखते हो जैसे कि x इक्वल्स टू आपने +1 रखा, तो आपके पास इस फंक्शन का सॉल्यूशन कितना आया या हल कितना है? आप कहेंगे y इक्वल्स टू 1 आएगा। यानी कि हमारा जो 1 है उसका रिलेशन किसके साथ है? 1 के साथ है। अगर हम x की वैल्यू -1 रखते हैं, तो वहाँ पर y की वैल्यू कितनी आएगी? y की वैल्यू भी 1 ही आएगी। यानी कि -1 है उसका रिलेशन भी क्या है? 1 के साथ ही है। यानी कि 2 इनपुट के लिए 1 आउटपुट हमारे पास में आ रहा है। इसी प्रकार से हम 2 -2 के लिए देखें, अगर आप 2 रखोगे तब भी हमारे पास कितना आएगा? 4 आएगा। जब आप -2 रखोगे तब भी हमारे पास आउटपुट अब 4 ही आएगा। तो यहाँ पर हमारे 2 इनपुट के लिए एक ही आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास में कोई यूनिक सॉल्यूशन तो आ नहीं रहा, क्योंकि 1 टू 1 फंक्शन हमारा एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हर एक एलिमेंट का एक यूनिक सॉल्यूशन हमारे पास में आना चाहिए। आप +1 रखते हो तब भी सॉल्यूशन हमारे पास 1 आ रहा है और -1 रखेंगे तब भी 1 आ रहा है। तो इसी कारण से हमारा जो फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है ये एक 1 टू 1 फंक्शन नहीं है। तो इस कारण आप क्या कहेंगे कि इस रेंज के अंदर, इस डोमेन के अंदर हमारा जो फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है ये एक 1 टू 1 फंक्शन नहीं है ना। तो इस कारण से हमारा जो फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है इसका एक इन्वर्स फंक्शन हम फाइंड नहीं कर सकते। इन्वर्स फंक्शन है वो फाइंड नहीं कर सकते। किस डोमेन के लिए? यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइन है, कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है? आर टू आर के अंदर डिफाइन है, क्योंकि हम नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। इसका ग्राफ भी मैं दिखाता हूँ आपको।
हमने जो ग्राफ बनाया था y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का, वो कुछ इस तरह से बनाया था, ये वाला। यहाँ पर हम x की जो वैल्यू है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में ले रहे हैं। अब दोस्तों आप कहोगे कि अगर क्या हो कि हम ग्राफ का ये वाला जो हिस्सा है वो खत्म ही कर दें, यानी कि यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है -1, -2, -3, ये वाली वैल्यू हटा ही दें, सिर्फ हम क्या रखें 0 से 1 2 3 यानी कि पॉजिटिव इन्फिनिटी तक रखें। तो क्या उस कंडीशन के अंदर हमारा जो फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, इसका इन्वर्स फंक्शन है वो फाइंड किया जा सकता है? तो जरा इसको हम चेक कर लेते हैं। तो जैसे ही हम ग्राफ का एक हिस्सा कट करते हैं, तो आप यहाँ देखते हो कि एक्स की हर एक वैल्यू के लिए वाई की एक यूनिक सॉल्यूशन हमारे पास में आ रहा है। जब आप 1 रखोगे तो आपके पास 1 आ रहा है, जब आप 2 रखोगे तो आपके पास 4 आ रहा है, 3 रखोगे तो आपके पास 9 आ रहा है। तो यहाँ हमारे इस फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के लिए जो हमारा हर एक इनपुट है, जैसे कि 1 है, तो उसके लिए एक यूनिक आउटपुट आ रहा है ना? तो इस कंडीशन के अंदर ये हमारा जो फंक्शन है वो एक 1 टू 1 फंक्शन की तरह बिहेव करेगा। तो इस कंडीशन के अंदर, इस डोमेन रेंज के अंदर, इस फंक्शन को हम एक इन्वर्स फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है? अब आपके मन में एक क्वेश्चन और आ सकता है कि यहाँ पर जब हम डोमेन के अंदर 2 वैल्यू रखते हैं, यानी कि यहाँ 2 वैल्यू रखते हैं, तो हमारा जो फंक्शन है उसकी वैल्यू 4 आ रही है ना? यानी कि 2 का रिलेशन है अपना 4 के साथ। तो यहाँ पर हमारे 2 एलिमेंट हैं, एक तो 2 है और एक 3 है, ये दोनों खाली रह जाएँगे। तो यहाँ से हम क्या समझते हैं कि कोई भी हमारा 1 टू 1 फंक्शन है, उसके अंदर हमारा जो डोमेन है, डोमेन के जो एलिमेंट हैं, या तो वो बराबर हो सकते हैं कोड डोमेन के, या फिर वो कम होंगे। है ना? हमेशा कोडोमेन में या तो ज़्यादा होंगे या फिर बराबर होंगे। ये 2 कंडीशन ही पॉसिबल होगी। जैसे कि ऊपर वाला फंक्शन था अपना f(x) इक्वल्स टू x प्लस 3, तो उसके अंदर हमारे जो डोमेन के अंदर एलिमेंट थे, वो कोडोमेन में एलिमेंट के बराबर थे। जबकि यहाँ पर हमारे डोमेन एंड कोडोमेन के अंदर एलिमेंट्स हैं वो बराबर नहीं है। है ना? अब ज़रा समझ लेते हैं हमारा ऑन टू फंक्शन है वो क्या होता है? दोस्तों हमारा जो ऑन टू फंक्शन है वो क्या होता है? ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन के लिए मान लेते हैं हमारे पास में 2 सेट हैं, सेट ए एंड सेट बी। सेट ए हमारा डोमेन है और सेट बी हमारा कोडोमेन है। उन दोनों के बीच में रिलेशन बना रहे हैं हम किसी फंक्शन के द्वारा। तो इस फंक्शन का ऑन टू फंक्शन होने की सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है कि हमारा जो सेट बी है, यानी कि कोड डोमेन है, कोड डोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट है वो खाली नहीं रहना चाहिए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास में कोई एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। इसके लिए आपने डोमेन है वो हमारा ले रखा है, जैसे कि डोमेन के अंदर हमारे एलिमेंट है 1 2 3 है, ठीक है? और कोड डोमेन के अंदर हमारे जो सॉल्यूशन है वो कितने हैं? 2 3 4 एंड 5 है। तो इस कंडीशन में हम देखेंगे कि 1 है, 1 का रिलेशन हमारा हो गया 2 के साथ हो गया, 2 का 3 के साथ हो गया, 3 का 4 के साथ हो गया। इस कंडीशन में हमारा 5 है वो खाली रह जाता है यहाँ पर। तो इस कंडीशन में हमारा जो ये फंक्शन है, इस रेंज के अंदर ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो ऑन टू फंक्शन है, उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे? या तो हम इस तरह से कोडोमेन डिजाइन करें कि उसके अंदर हमारा जो 5 है वो मौजूद ही ना हो, और या फिर हमारा जो डोमेन है उसके अंदर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट हो 4, ताकि हम 4 का 5 के साथ है वो रिलेशन बना पाएँ। तो इसके अंदर एक ही कंडीशन आपको देखनी है कि हमारा जो कोड डोमेन है उसके अंदर कोई भी एलिमेंट है वो हमारा खाली नहीं रहना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो कि हमारा जो ऑन टू फंक्शन होगा, उसके अंदर हमारे जो डोमेन के जो एलिमेंट है वो या तो बराबर होंगे कोडोमेन के, या फिर होंगे ज़्यादा होंगे, है ना? तो जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है उसको मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आपको जल्दी से, ताकि आप इन कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझ पाओ। देखो, कोई भी फंक्शन अगर हमें दे रखा है, उस फंक्शन का हमें इन्वर्स फंक्शन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे उस फंक्शन का डोमेन एंड कोडोमेन, कोडोमेन। और फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि इस डोमेन और कोड डोमेन के लिए हमारा जो फंक्शन है वो 1 टू 1 फंक्शन है या नहीं? 1 टू 1 फंक्शन। इसके अलावा हम क्या देखेंगे? वो ऑन टू फंक्शन है या नहीं? अगर ये दोनों चीज़ें फुलफिल हो रही है, तो उसके बाद में हम इसका इन्वर्स फंक्शन है वो फाइंड कर लेंगे। और इन्वर्स फंक्शन फाइंड करने के लिए हमने 3 स्टेप्स है वो सीखे हैं। और हमारे 3 स्टेप्स कौन-कौन से थे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमें जो भी फंक्शन दे रखा है एफ(x), है ना? उस फंक्शन को हम y के बराबर रखेंगे। फिर सेकंड स्टेप हमारा क्या था? हम x को y से रिप्लेस करेंगे और y को x के साथ रिप्लेस करेंगे। तो हमारे पास में जो इक्वेशन आएगी, उस इक्वेशन से हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे, और यही y की वैल्यू हमारा इन्वर्स फंक्शन है वो बताएगी। अब जरा समझते हैं हमारा 1 टू 1 फंक्शन क्या है?
तो दोस्तों कोई भी एक ऐसा फंक्शन है, जिस फंक्शन के अंदर अगर हम कोई एक इनपुट दें, तो हमारे पास में एक यूनिक आउटपुट आ रहा है। जैसे कि अगर आप +1 दे रहे हो, तो आपके पास सॉल्यूशन में अगर 1 आ गया, ठीक है। अगर आप 2 दे रहे हो, तो ये 1 नहीं आना चाहिए। आपके पास में कोई यूनिक नंबर आना चाहिए। आपके पास 3 आ सकता है, आपके पास 4 आ सकता है, 1 के अलावा कोई भी आ सकता है। जब आप 3 इनपुट में दोगे, तो आपके पास में 1 एंड जो दूसरा नंबर आपके पास में जैसे 3 है, 3 के अलावा कोई और नंबर आपके पास में आना चाहिए। हर बार इनपुट देने पर कोई एक यूनिक आउटपुट होना चाहिए। और इस कंडीशन के अंदर हमारे जो कोड डोमेन है, कोड डोमेन के अंदर जितने एलिमेंट होंगे, वो हमारे डोमेन के एलिमेंट से ज़्यादा होंगे या बराबर होंगे। इन दोनों में से एक कंडीशन यहाँ फुलफिल होगी, या तो ज़्यादा होंगे या बराबर होंगे। सेकंड हम देखते हैं ऑन टू फंक्शन क्या होगा। तो ऑन टू फंक्शन के अंदर हमारा जो रिलेशन है वो कुछ इस तरह से बन सकता है। हमारा जो फंक्शन है, उसके एक से ज़्यादा इनपुट के लिए हमारा एक आउटपुट है वो आ सकता है। परंतु इसके अंदर एक कंडीशन ये लगेगी कि हमारा जो कोड डोमेन है, कोड डोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट है वो खाली नहीं रहना चाहिए। तो ऑन टू फंक्शन के लिए एक कंडीशन हमें याद रखनी है कि जो कोड डोमेन है, कोड डोमेन में जो एलिमेंट है, वो या तो बराबर होंगे हमारे डोमेन के बराबर होंगे और या फिर कम होंगे। तो आप क्या कहोगे? ये वाला सिंबल लगाएँगे, या तो बराबर होंगे या कम होंगे। तो अगर ये सारी चीज़ें अगर फुलफिल हो रही है, तो हम उस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन है वो परिभाषित कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है जैसे कि साइन थीटा है। तो इसमें आप थीटा की कोई भी वैल्यू रखो, जैसे थीटा इक्वल्स टू आप 0 रखो, आप पाई/3 रखो, आप 6 पाई/3 रखो, आप n पाई/3 रखो, n पाई/2 रखो, कुछ भी रखो। थीटा की कोई भी वैल्यू रखिए, हमारे पास में सॉल्यूशन है वो हमेशा क्या आएगा? सॉल्यूशन हमारे पास हमेशा आएगा -1 टू 1 आएगा। यानी कि हमारे डोमेन है, डोमेन के अंदर एंगल कितने आ रहे हैं? आपके पास में n पाई से लेकर -n पाई के बीच में कोई भी एंगल हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो किसके बीच में रहेगा? -1 से 1 के बीच में रहेगा। अब जब हम साइन थीटा का कोई इनवर्स फंक्शन फाइंड करेंगे, मान लेते हैं इसका इनवर्स फंक्शन है साइन इनवर्स x है, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास में वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी x की? x की वैल्यू होगी अपनी -1 से +1 के बीच में ही होगी। इस इनवर्स फंक्शन के लिए जब आप x की वैल्यू -1 रखते हो, तो हमारे पास में जो एंगल थीटा है उसकी कितनी वैल्यू आ सकती है? थीटा आपका -π/2 हो सकता है, आपका वैल्यू 5π/2 हो सकती है। तो यहाँ पर क्या है, एक इनपुट के लिए आपके पास में कितने आउटपुट आ रहे हैं? एक से ज़्यादा आउटपुट आ रहे हैं, है ना? तो इस कंडीशन में हमारा जो साइन इनवर्स x है वो एक 1 टू 1 फंक्शन नहीं है। तो इस कारण हम क्या करेंगे, इसको एक डोमेन रेंज के लिए परिभाषित करेंगे और फिर इसका इनवर्स फंक्शन फाइंड करेंगे। सीधा अगर आप इस डोमेन रेंज के लिए देखोगे, तो हमारा जो साइन थीटा है, उसका इनवर्स फंक्शन है वो डिफाइन ही नहीं होगा। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से समझेंगे कि हमारे जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, उनको अगर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अगर फाइंड करना चाहें, तो हमें डोमेन है, कोडोमेन है, वो हमारे किस तरह से होने चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आज की वीडियो में किसी तरह का डाउट हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।